सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इट्स एप्लीकेशन की एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओप एम्प एज सब्सट्रैक्टर। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हमने ओप एम्प एज एडर, ओप एम्प एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ओप एम्प एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पूरी तरीके से इन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो वहां से बहुत सारे यहाँ टॉपिक्स यहाँ आने वाले, तो वो वीडियो आप जरूर जाके देख लेना। तो सबसे पहले तो यहाँ ओप एम्प का मतलब होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कुछ इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं, उसकी डायग्राम यहाँ ऐसे कुछ इस तरीके से दो इनपुट सिग्नल होते हैं एंड एक आउटपुट सिग्नल होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड ये एक मेरे पास क्या है, आउटपुट सिग्नल है जिसको मैं फी ओ बोलूंगा। एंड ऑल्सो यहाँ से एक मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल एंड ये है पॉजिटिव टर्मिनल। अगर मेरे पास हम नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। एंड ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है, जस्ट अपोजिट है इसके। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन दोनों पर क्या करेंगे, इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ इनपुट सिग्नल अप्लाई किया कुछ इस तरीके से, मेरे पास पहला इनपुट सिग्नल है फी1, ठीक है, एंड इसके अक्रॉस मैंने यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको नाम दे दिया मैंने R1। एंड ऑल्सो इस वाले टर्मिनल को, यानी कि प्लस साइन है, इसका मतलब क्या है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को कुछ इस तरीके से मैंने ऐसे ग्राउंड कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राउंड कर दिया। एंड ऑल्सो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको नाम दे दिया R2 एंड इसको कुछ इस तरीके से मैंने ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। एंड यहाँ जो इस वाले यहाँ जो वोल्टेज है इसको मैं V2 बोलना चाहूंगा, ठीक है। एंड यहाँ मेरे पास एक जंक्शन क्रिएट हो गया जिसको मैं जंक्शन G बोलूंगा। एंड सिमिलरली उसी तरीके से मेरे पास जो ये नेगेटिव साइन है इसका मतलब ये कौन सा टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल का मतलब क्या होता है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे सेम हम क्या करेंगे, एक इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से, जो कि इनपुट सिग्नल मैंने दे दिया V2, ठीक है। अब यहाँ V1 और यहाँ V2, यहाँ मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, ठीक है, V3 दे दिया इसको। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा फिर से एक बार यहाँ एक मैं रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस लगाऊंगा। एंड ये वाला रेजिस्टेंस एंड ये वाला रेजिस्टेंस दोनों सेम होते हैं, तो इसके लिए भी मैं नाम देना चाहूंगा R1। एंड इसके अक्रॉस यहाँ क्या करूंगा मैं, एक इस तरीके से ये जो माइनस साइन है इसका मतलब नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये इन्वर्टिंग पार्ट है, इन्वर्टिंग पार्ट को कनेक्ट कर देता हूँ किससे, आउटपुट टर्मिनल से VO से। एंड इसके अक्रॉस भी एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं कुछ इस तरीके से। एंड इस वाले ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसके बराबर होना चाहिए, होगा, तो इसको मैं नाम दूंगा R2 रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड फिर से एक बार यहाँ V3 लिखा है तो यहाँ लिखूंगा मैं V4। यहाँ एक जंक्शन क्रिएट हो गया जिसको मैं बोलूंगा G। अब यहाँ से माय डियर फ्रेंड्स फर्स्ट वाले पे, अब यहाँ से देखो ये जो आउटपुट सिग्नल होता है, ये जो आउटपुट सिग्नल होता है, ये दो इनपुट सिग्नल की सब्सट्रैक्शन करने पे जो भी हमको मिलता है तो वो आउटपुट सिग्नल होता है। इसका मतलब यह आउटपुट सिग्नल इन दोनों के सब्सट्रैक्शन के बराबर होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ओप एम्प एज सब्सट्रैक्टर, या उस इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है तो उसको डिफरेंस भी बोल लेते हैं। तो वही हमने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स यहाँ लिखा है। अ डिफरेंशियल और सब्सट्रैक्टर एम्पलीफायर इज द सर्किट which amplify the difference of the applied voltage। जो भी हम applied voltage V1 and V2 क्या है हमारे पास, applied voltage है, ठीक है, ये क्या है, applied voltage है। एंड हमको जो ये कौन सा मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज, या हम उसको अप्लाइड वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज भी बोल लेते हैं। अप्लाइड वोल्टेज एट द टर्मिनल ऑफ ओप एम्प, तो वो जो इसका मतलब क्या है, VO इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1, ब्रैकेट में आएगा V1 माइनस V2, ठीक है। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है इन दोनों के डिफरेंस के बराबर मिल रहा है, सब्सट्रैक्शन के बराबर मिल रहा है। तो वेयर हमारे पास ये जो V1 एंड V2 ये क्या है, इनपुट वोल्टेज, ठीक है, इनपुट वोल्टेज, या उसको अप्लाइड वोल्टेज भी बोल सकते हो। एंड R2 डिवाइडेड बाय R1 ये है मेरे पास गेन एम्पलीफायर, गेन एम्पलीफायर। एंड ऑल्सो ये जो VO है ये है आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इसका प्रूफ देखेंगे। तो इसको प्रूफ करेंगे तो यहाँ तक ये डायग्राम और थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट्स अब यहाँ तक नोट कर लेना। अब हम देख लेते हैं इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। इसको प्रूफ करेंगे VO इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू V1 माइनस V2, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, हम एक्सप्रेशन ड्रॉ करेंगे किसके लिए, एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज, एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन ड्रॉ करेंगे हम। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ ए वाले जंक्शन पे किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करूंगा। यह ध्यान से देखना, यहां से ये जो V1
इनपुट वोल्टेज लगाया है, तो यहां से जो करंट आएगा वो क्या हो जाएगा, करंट I1 हो जाएगा, एंड नीचे जो करंट जाएगा वो करंट कौन सा होगा, I2 हो जाएगा, एंड इस डायरेक्शन में जो करंट होगा वो I3 होगा। लेकिन वो हमको लेना नहीं है, बिकॉज ये हमारे पास जो ये ओपैम है ये आइडियल ओपैम है। आइडियल ओपैम के कंसेप्ट में इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब अंदर जाने वाला करंट कितना होगा, 0 होगा। तो मैं यहां डायरेक्टली लिखूंगा अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन Z। ठीक है, इस वाले जंक्शन पे हम किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई कर रहे हैं। अंदर आने वाला करंट कौन सा है, I1 है, इक्वल होगा वो, बाहर जाने वाला करंट कौन सा है, I2 है, एंड सिमिलरली यहां से भी कुछ करंट बाहर जाएगा जिसको हम I3 भी बोल सकते हैं, लेकिन ये I3 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम यहां डायरेक्टली वो नहीं लेंगे। सो यहां हम लिख सकते हैं कि यूजिंग आइडियल ओपैम, हमने कौन सा ओपैम यूज किया है, आइडियल ओपैम, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहां जो करंट कुछ भी नहीं जाएगा, तो I1 बराबर हो जाएगा I2। फिर से एक बार हमको पता है कि माय डिफरेंस फी इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो यहां से मैं I की वैल्यू निकाल सकता हूं, I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। फी है मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस, R है रेजिस्टेंस, तो इस I1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, तो यहां से देखो I1 करंट यहां से अंदर जा रहा है, तो ए वाला पार्ट एंड ये जो V3 है, तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा हमको, तभी वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इस I1 के लिए मैं लिखूंगा V1 माइनस V3 एंड V1 V3 इसके अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसको हम डिवाइड कर देंगे R1 एंड आल्सो इक्वल टू ये जो I2 है। फिर से एक बार देखो जरा, I2 यानी कि यहां से अंदर करंट जा रहा है I2, तो इन दोनों के अक्रॉस अब यहां जो वोल्टेज होगा वो 0 वोल्टेज होगा। ठीक है, क्योंकि वो ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया है, तो यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा V3 माइनस 0V डिवाइडेड बाय इन दोनों के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो है R2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे मेरे पास मिल सकता है कि V1 डिवाइडेड बाय इन दोनों को बांट देते हैं, डिनोमिनेटर में आ गया R1 माइनस यहाँ है V3, डिनोमिनेटर में है फिर से एक बार R1 इक्वल टू, अब ये वाला तो पार्ट पूरा 0 बनेगा एंड V3 अपॉन R2 आ जाएगा। अब क्या किया जा सकता है, यहाँ से V3 अपॉन R1 ये जो नेगेटिव है उस तरफ चला जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, एंड आल्सो ये बनेगा V1 अपॉन R1 एंड आल्सो इक्वल टू V3 डिवाइडेड बाय R2 माइनस प्लस हो जाएगा V3 अपॉन R1। V3 को कॉमन लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, V1 डिवाइडेड बाय R1, V3 को कॉमन ले लिया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा R1 प्लस R2 एंड डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2, कुछ इस तरीके से बनेगा, एंड आल्सो यहाँ से R1 कैंसिल हो जाएगा। V3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा पार्ट इस तरफ चला जाएगा, तो ये मेरे पास बनेगा V3 इक्वल टू ऊपर चला गया R2, डिनोमिनेटर में है R1 प्लस R2 एंड इसके मल्टीप्लीकेशन में कौन है, V1 है। तो ये एक मेरे पास बढ़िया सा एंड प्यारा सा इक्वेशन आ गया V3 के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, इसको मैं इक्वेशन नंबर देना चाहूंगा फर्स्ट, क्या कह दिया है, नहीं दिया है। ठीक है, तो V3 आ गया R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू V1। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, सेम जो प्रोसेस हमने की है सेम प्रोसेस यहां भी करना पड़ेगा। एट इस वाले जंक्शन पे कितना करंट अंदर आ रहा है, कितना करंट बाहर जा रहा है, तो वहां भी हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे एट अ जंक्शन। अब उस वाले जंक्शन को हम अलग कुछ नाम देंगे, इसको भी मैंने G ही दे दिया है, इसको नाम दे देता हूं मैं H। ठीक है, तो यही लाइन लिखेंगे हम आगे, अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ एट अ जंक्शन H। तो यहां देखो जरा, अंदर आने वाले करंट को यहां क्या हो गया, I1 हो गया, I2 हो गया, अंदर जाने वाले करंट को मैं बोलूंगा I2। यहां से तो अंदर करंट नहीं जाएगा, तो ऊपर की ओर करंट जो जा रहा है तो उसको बोलूंगा मैं I3। ओके, एंड यहां फिर से एक बार आइडियल ओपैम है तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, और रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है तो करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर से एक बार क्या करेंगे, एंड कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड स्टेट के हिसाब से ये जो V3 एंड V4 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई कर लेता हूं। अंदर आने वाला करंट है I2 इक्वल टू, बाहर जाने वाला करंट है I3, एंड कौन सा करंट लिया है हमने, आइडियल ओपैम लिया है। ठीक है, ओपैम। अब इसके बाद क्या किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, फिर से एक बार I2 है, तो I2 के लिए देखो जरा, अब कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, फी इजिकल टू IR है, तो I इजिकल टू क्या हो जाएगा, फी अपॉन R हो जाएगा। तो फी अपॉन R है तो V पोटेंशियल डिफरेंस, R रेजिस्टेंस, तो I2 के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यहां से यहां तक माइनस करना पड़ेगा, यानी कि मेरे को V2 माइनस करना पड़ेगा किससे, V4 से, एंड इन दोनों के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस लगा है वो है R1 एंड आल्सो इक्वल टू, फिर से एक बार देखो I3 के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, I3 यानी कि V4 एंड VO, इन दोनों के
अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस लगा है उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहां लिखूंगा V4 माइनस VO आउटपुट वोल्टेज, एंड इन दोनों के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R2 है। अच्छा यहां तक। अब क्या किया जा सकता है, यूजिंग कंसेप्ट ऑफ, यूजिंग कौन सी कंसेप्ट, यूजिंग कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड स्टेट। क्या बोलती है भैया ये कंसेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड स्टेट कंसेप्ट के हिसाब से ये जो V3 एंड V4 क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके आगे वाला पार्ट में यहां मिटा के कंटिन्यू कर लेता हूं। आप यहां तक आई होप कि नोट कर लिया होगा। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं, आपके पास डायग्राम भी होगी। सो देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड स्टेट के हिसाब से मेरे पास ये V3 क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, V4 के बराबर हो जाएगा। तो इस V4 की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे V3 को। सो ये बनेगा मेरे पास V2 माइनस V3, डिनोमिनेटर में आएगा R1, ओके, ऑल्सो इक्वल टू यहां से मेरे पास V4। अब V4 की जगह पे हम क्या रिप्लेस करने वाले, V3 एंड माइनस VO, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, R2 है। थोड़ा सा इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। V2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस V3 डिवाइडेड बाय R1 इक्वल टू V3 डिवाइडेड बाय R2 माइनस VO डिवाइडेड बाय R2। ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है हमको, आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है वही कैलकुलेट करना है। तो इसको इस तरफ लेंगे एंड ये वाला पूरा पार्ट उस तरफ भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा देखो जरा, ये इस तरफ आ गया तो VO डिवाइडेड बाय R2 इक्वल टू V3 डिवाइडेड बाय R2 माइनस करना पड़ेगा। अब ये जो ठीक है, ये माइनस वाला पार्ट उस तरफ चला गया तो प्लस हो गया, ये V3 डिवाइडेड बाय R1, ये पार्ट माइनस हो जाएगा। तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा V2 डिवाइडेड बाय R1। ठीक है, आई होप कि यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। V3 कॉमन लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये बनेगा VO R2 इक्वल टू V3 कॉमन ले लिया, ये बनेगा R1 प्लस R2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर में आएगा R1 R2 एंड यहां माइनस V2 अपॉन R1। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 देना चाहूंगा। आप क्या करेंगे इसके बाद, ये जो V3 दिखाई दे रहा है तो इस V3 की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसका मतलब यूज करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का, किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। सो देखो अब क्या करेंगे, मैं यहां लाइन लिखूंगा, यूजिंग कौन सी, इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट। सो इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर रहे हैं हम किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये मेरे पास आएगा VO अपॉन R2 इक्वल टू V3 की जगह पे माय डियर फ्रेंड्स R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 एंड ऑल्सो V1 रहेगा। एंड ब्रैकेट में क्या बच के रह रहा है, ये वाला पार्ट, तो उसकी जगह पे आएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 एंड माइनस करके V2 डिवाइडेड बाय R1। अब क्या किया जा सकता है, देखो जरा, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, R2 कैंसिल हो गया। तो ये मेरे पास बचा सिर्फ VO डिवाइडेड बाय R2 इक्वल टू, अब यहां से सिर्फ V1 बचा ऊपर एंड डिनोमिनेटर में क्या बचा, सिर्फ R1 बचा एंड माइनस V2 डिवाइडेड बाय R1। R1 कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। VO डिवाइडेड बाय R2 इक्वल टू यहां से 1 अपॉन R1 और यहां से V1 माइनस V2। अब क्या किया जा सकता है, फिर से एक बार ये R2 उस तरफ चला जाएगा। तो R2 उस तरफ भेजने के बाद अब यहां साइड में आप साथ साथ में नोट करते जाओ। अब यहां से देखो R2 ऊपर चला गया तो ये मेरे पास बना VO इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 एंड ब्रैकेट में है मेरे पास V1 माइनस V2। ठीक है, तो यही हमको एक्सप्रेशन ड्रॉ करना था। पहले हमने इसके प्रूफ करने के लिए मैं जो बोल रहा था तो यही इक्वेशन था। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज का, आउटपुट वोल्टेज देखो जरा, अप्लाइड वोल्टेज V1 माइनस V2 इसके सब्सट्रैक्शन के बराबर आ गया। तो यही हमको निकालना था। अगर मेरे पास इफ ये जो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R हो गया तो इस केसेस में VO इक्वल टू R डिवाइडेड बाय R V1 माइनस V2 यानी कि VO इक्वल टू V1 माइनस V2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यहां तक लिखना होगा, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज फॉर किसके लिए, ऑप एम्प एज सबट्रैक्टर के लिए। ठीक है, तो आपको यहां तक लिखना होगा। सो बस आज के इस वीडियो में यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। इस वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इससे पहले के टॉपिक्स आप जरूर देख लेना एंड इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।